हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम क्लास 12 के अकाउंट्स के टॉपिक्स कर रहे थे, लेकिन अभी जो हम स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आ रही है कि आप +1 के अकाउंट्स के लिए भी कुछ वीडियोस बनाइए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 11th के अकाउंटिंग से। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा क्लास 11 का, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि अकाउंट्स क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, नीड्स हैं। तो हम उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब आपसे मैं ये बात करती हूँ कि आप अकाउंट्स से क्या समझते हैं, आपको अकाउंट्स वर्ड सुनते ही माइंड में क्या आता है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अकाउंट्स होती क्या है। तो जब मैं अकाउंट्स से कुछ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अकाउंट्स क्या होते हैं, तो उससे पहले मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स बताऊंगी, फिर आपको उससे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि अकाउंट्स एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करती हूँ कि जब भी हम कुछ बिजनेस से रिलेटेड बातें करते हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि बिजनेस में कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जो हमें इंक्लूड करनी चाहिए और कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जो इंक्लूड नहीं होंगी फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप मैं बात करूंगी जिसके बारे में, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जब मैं बात करती हूँ कि आपको कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने बिजनेस में इंक्लूड करनी है, कौन सी ट्रांजैक्शन को हमने कंसीडर नहीं करना, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि एक तो आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल मींस मॉनेटरी टर्म में ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। दूसरा, वो ट्रांजैक्शन आपकी बिजनेस से रिलेटेड हो। आप किसी भी पर्सनल ट्रांजैक्शन को या फिर कोई अगर आप चैरिटी कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन को बिजनेस पर्पस से कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे कर रहे हैं वो आप अपने घर का भी पे कर रहे हैं और आप अपने बिजनेस का भी, ऑफिस का भी पे कर रहे हैं। तो जब बिजनेस पर्पस से रेलिवेंट होगी ट्रांजैक्शन, आपने होम का पे किया 10,000 रुपीज और बिजनेस का किया 15,000 रुपीज, तो यहाँ पर मैं जो बिजनेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूँ, ये ट्रांजैक्शन मेरी बिजनेस पर्पस से वैलिड है। लेकिन क्योंकि आप अपने होम का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर रहे हैं, वो आपके बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है, वो आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर है। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो मैंने बिजनेस पर एक्सपेंडिचर किए हैं, या बिजनेस से कोई मुझे इनकम जनरेट हुआ है, या बिजनेस से रिलेटेड रिसोर्सेज है जो भी उसके लिए इनकम जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं, किसी भी टाइप के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे बिजनेस से रिलेटेड कंसीडर करनी चाहिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर को या हाउस एक्सपेंसेस को यहाँ पर कंसीडर नहीं करूँगा। तो फर्स्ट आपको पॉइंट क्लियर होगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस से रिलेटेड हो आपकी ट्रांजैक्शन। सेकंड पॉइंट आता है कि मेजरिंग ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। आपने अभी ट्रांजैक्शंस फाइंड आउट कर ली कि ये वाली ट्रांजैक्शन मेरे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, बट वो ट्रांजैक्शन अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, चलो फर्स्ट में मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो आपने कोई सोशल वर्क किया, आपने किसी की हेल्प कर दी, तो क्या वो ट्रांजैक्शन एक बिजनेस की रेलिवेंट ट्रांजैक्शन है? नहीं। यहाँ पर अब बात आ रही है कि वो रेलिवेंट क्यों नहीं है। किसी की हेल्प करना कोई एक्टिविटी है, आपने चैरिटी की या किसी भी टाइप से कोई सोशल वर्क किया, तो उसे हम अकाउंट्स में कंसीडर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहाँ पर उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। तो हमें जो भी आप ट्रांजैक्शंस फाइंड आउट करते हो या आइडेंटिफाई करते हो,
वो ट्रांजेक्शन्स आपके पास मॉनेटरी टर्म में होनी चाहिए, मींस उनकी मनी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि होम का इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 रुपीज है और बिजनेस का एक्सपेंस है 15,000, तो यहाँ पर मनी की टर्म में मेरे पास एक्सपेंडिचर का अमाउंट है, मैं उस अमाउंट को बिजनेस में कंसीडर करूंगी कि मैंने कितना एक्सपेंडिचर किया है बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी पर। तो इसलिए आप जब तक मॉनेटरी टर्म में वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक वो ट्रांजैक्शन आप अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो सिर्फ क्वांटिटेटिव नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती हूँ, जो न्यूमेरिक फॉर्म में हो जाए, जो जिनकी मॉनेटरी वैल्यू हो। मैं यहाँ पर क्वालिटी को कंसीडर नहीं करती। मैं अपने बिजनेस में इस ट्रांजैक्शन को ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकती कि मैंने 1 डजन बनाना परचेज किए तो मैं उसकी 1 डजन बनाना को शो नहीं करूंगी, मैं उस बनाना की कॉस्ट को शो करूंगी कि मैंने उसके लिए कितना अमाउंट एक्चुअली में पे किया, उसकी क्वांटिटी परचेज करने के लिए मैंने कितना अमाउंट पे किया, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि वो क्वांटिटी इम्पोर्टेंट है कि आपने कितने बनाना परचेज किए, राइट। थर्ड स्टेप जो हमारा आता है दैट इज रिकॉर्डिंग। सेकंड था आपका मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। आपने मेजर कर लिया उसे मनी टर्म में, अब थर्ड स्टेप है रिकॉर्डिंग। फर्स्ट स्टेप में आपने ट्रांजैक्शंस को फाइंड आउट किया, सेकंड स्टेप में आपने उनकी मॉनेटरी वैल्यू चेक की। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि जितनी भी ट्रांजैक्शन मैं कर रही हूँ कहीं ना कहीं बस मैं अपनी मेमोरी में ही उसको सेव रखूंगा, नॉट पॉसिबल। क्योंकि आज हो सकता है कि 2 और 3 ट्रांजैक्शन और आपका बिजनेस बहुत ही स्मॉल लेवल पर है, लेकिन कल को जब आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा तो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी कि आप सारी ट्रांजैक्शंस को अपने माइंड में सेव करके नहीं रख सकते। इसलिए अकाउंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें आपको कहीं रिकॉर्ड करके रखना होता है। एज ए प्रूफ भी वो वर्क करती हैं। आपने क्या ट्रांजैक्शंस की, किससे रिलेटेड की, वो हर एक चीज़ का रिकॉर्ड आपको अपने अकाउंटिंग बुक में रखना होता है। और वो अकाउंटिंग बुक यहाँ पर होती है आपकी जर्नल, उसे हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, दैट इज कॉल्ड जर्नल। तो थर्ड स्टेप है रिकॉर्डिंग, जिसके लिए हम कौन सी बुक कंसीडर करते हैं? जर्नल। जर्नल के अंदर सबसे पहले आप अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आएगा दैट इज क्लासीफाई। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासीफाई। फोर्थ स्टेप इज क्लासीफाई। मैंने अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया, उनकी मॉनेटरी वैल्यू चेक कर ली, मैंने उन ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। अब क्या होगा कि आपने इतनी सारी ट्रांजैक्शन की, कोई सेल की, परचेज की, अलग अलग डेज पर आपने अलग अलग ट्रांजैक्शंस की, किसी को कोई एक्सपेंडिचर, किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए कोई एक्सपेंडिचर की, या किसी को सैलरी दी, किसी से हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, तो ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं कि अगर मैं उनको बस डे वाइज रिकॉर्ड ही करती जाऊंगी तो इन फ्यूचर जब मुझे ये फाइंड आउट करना होगा कि मैंने कितनी सेल की ड्यूरिंग द ईयर या कितना मैंने परचेज किया, इवन सिंपल एक मंथ की भी मुझे चेक करनी होगी कि इस मंथ में मेरी कितनी सेल हुई या कितनी परचेज होगी, तो आपके लिए वो टफ वर्क होगा कि अगर आप सिर्फ जर्नल से चेक करेंगे कि हाँ इस डेट को सेल की एंट्री है, इस डेट को परचेज की एंट्री है, मैंने इस डेट को ये एक्सपेंडिचर किया, तो वो एक टफ टास्क है। इसलिए हमें इन ट्रांजैक्शंस को इनके नेचर वाइज क्लासीफाई करना होता है। क्लासीफाई का यहाँ पर मतलब है कि सेम नेचर की जो ट्रांजैक्शंस है उनको मैं एक जगह रिकॉर्ड करूंगी, अदर जो दूसरे सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस है उनको मैं दूसरी जगह पर रिकॉर्ड करूंगी। मीन्स आपने उनको क्लासीफाइड कर दिया उनके नेचर वाइज को। अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपने गुड्स परचेज करी अपने बिजनेस के लिए, ये सारी आपकी परचेज हैं, आपने अभी तक जर्नल में रिकॉर्ड किया कि आपने परचेज करी, फिर आपने सेल भी करी, किसी डेट में फिर दोबारा से परचेज करी, तो वहाँ
जहाँ पर हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं वो सारी मिक्स ट्रांजेक्शन्स होती है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको क्लासिफाई कर देना है। अब मैं सारी परचेज की ट्रांजेक्शन्स जो है वो एक जगह पर शो करूंगी और जो सारी सेल्स की ट्रांजेक्शन्स है मैं नेक्स्ट बुक में अपना रिकॉर्ड करूंगी। तो मैंने इनको इनके नेचर वाइज अलग अलग क्लासिफाई कर दिया ताकि जब भी मुझे चेक करना हो कि मेरी टोटल परचेज कितनी हुई है या टोटल सेल्स कितनी हुई है, अलग कोई और अगर एक्सपेंडिचर है, किसी को मैंने सैलरी पे की या कोई रेंट पे किया, तो मैं हर एक नेचर के एक्सपेंडिचर को अलग अलग क्लासिफाई कर दूंगी टू चेक आउट हाउ मैनी एक्सपेंडिचर वी हैव डन एट द एंड ऑफ द ईयर और यू हैव टू चेक एट द एंड ऑफ द मंथ। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन से आपको इजी हो जाएगा कि आप एक चीज का पूरा डिटेल वहां से ले सकते हो। ये हो गया आपका क्लासिफाई। नेक्स्ट स्टेप जो आपका है दैट इज, अच्छा हम यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन जो करते हैं इसके लिए हम ये क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो हम जर्नल में करते हैं। अब जब मैं क्लासिफिकेशन करती हूँ तो इसको यहाँ पर बोलते हैं हम लेजर, दैट इज कॉल्ड लेजर। जब आप अपने ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर देते हैं तो हम उनकी पोस्टिंग उनके लेजर में करते हैं, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं लेजर। नेक्स्ट स्टेप जो आपका है दैट इज समराइजिंग। आपने अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद उन्हें क्लासिफाई कर दिया, अब मुझे समराइज करना है। तो जब मैं चीज़ों को आपने इतनी बड़ी एक स्टोरी पढ़ ली तो अब मैं उसको बोलूँगी, उसके बाद आप उसे समराइज करो, मीन्स आप शॉर्ट में बताओ उसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, क्रक्स क्या आ रहा है। तो समराइज का मतलब होता है कि बिल्कुल शॉर्ट में आप उस चीज़ को डिफाइन कर सको, उसका एक कंक्लूजन बता सको, फाइनली रिजल्ट क्या है आप वो बता सको। तो जब मैं बात करती हूँ समराइजिंग का, तो इसका मतलब होता है जो आपने अभी आपने अलग अलग परचेज की ट्रांजैक्शन करी, अलग अलग सेल्स की ट्रांजैक्शन करी, तो मैंने एक फाइंड आउट कर लिया कि कितनी टोटल परचेज हुई मेरी, कितनी टोटल सेल हुई। तो अब इनको मैं समराइज करूंगी, मीन्स मैं रिजल्ट देखूंगी। तो यहाँ पर मैं जो है मेनली 3 थिंग्स प्रिपेयर करती हूँ, दैट इज ट्रायल बैलेंस, सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट, जहां से फाइनली मैं किसी कंक्लूजन पर पहुंचती हूँ कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कितने प्रॉफिट्स हुए, लॉस हुए, हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या हैं। तो उस रिजल्ट पर पहुंचने के लिए मुझे पहले चीज़ों को समराइज करना पड़ेगा, कुछ एक कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस की बात करते हैं तो एक्चुअली जो अकाउंटिंग वर्क स्टार्ट होता है वो यहाँ पर होता है, जो सीनियर लेवल पर किया जाता है। आपने अपनी बुक्स तो प्रिपेयर कर दी, डेली रूटीन का वर्क कंप्लीट कर दिया, लेकिन जब एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे फाइनली बुक्स का ऑडिट करना होगा, मुझे चेक करना होगा कि आपने अभी तक क्या रिकॉर्ड किया है, क्या एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए हैं, कहाँ से इनकम जनरेट हुई है। तो वो काम होता है आपके सीए से स्टार्ट होता है, जहाँ पर सीए का वर्क स्टार्ट हो जाता है, या सीनियर स्टाफ होते हैं जो उनका वर्क स्टार्ट होता है। तो वो पूरी चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या कमाया, क्या नहीं कमाया, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमने जो बनाया उससे कितना प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, या फिर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन मैं चेक करती हूँ तो मेरे पास कितनी एसेट्स अवेलेबल है, कितनी लायबिलिटीज़ है कंपनी के अंदर। फाइनली कि हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ जो प्रॉफिट कमाया हमने वो क्या प्रॉफिट है। फ्यूचर में मुझे अगर इस बिजनेस को कंटिन्यू करना है तो इसके लिए मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेने होंगे, कहीं कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सीए करते हैं। बिजनेस को पूरा जो भी हमने बुक्स रिकॉर्ड की हैं अपनी, उनको एनालाइज करते हैं और फाइनली उनको इंटरप्रेट करके एक रिजल्ट निकालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा कम्युनिकेशन टू द यूजर्स।
द यूजर्स। अब सीए ने पूरी आपका एक रिजल्ट प्रिपेयर कर दिया, आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दी। तो अब उस बैलेंस शीट को हम क्या करते हैं, आपने जनरली देखा होगा न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी कि कंपनीज की वहाँ पर बैलेंस शीट पब्लिश होती रहती हैं, कंपनीज शो करती रहती हैं अपने प्रॉफिट्स कितने हुए हैं, बैलेंस शीट डिक्लेयर कर देती हैं। क्यों करती हैं? ताकि जो भी कंपनी से रिलेटेड हैं, जो कंपनी के यूज़र्स हैं, उनको वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि कंपनी का स्टेटस उन्हें भी पता लगता रहे। अगर किसी ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसका पैसा सेफ है या नहीं है, ये सब चीज़ें हमें कम्युनिकेट करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर आपके जो यूज़र्स है, वो यूज़र्स आपके इंटरनल यूज़र्स भी हो सकते हैं, आपके एक्सटर्नल यूज़र भी हो सकते हैं, जिन्हें हम आगे और डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर आपको इतना ही समझना जरूरी है कि जब फाइनली कंपनी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं तो उन रिजल्ट्स को या उन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को हमें अपने यूज़र्स को कम्युनिकेट करना होता है। यहाँ पर जो भी मैंने आपको स्टेप बताए, वहाँ से आप अपनी अकाउंटिंग को डिफाइन कर सकते हो कि हम अकाउंटिंग में बेसिकली क्या करते हैं, क्या होती है अकाउंटिंग हमारी। तो देखते हैं क्या। यहाँ आप देख सकते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are in part at least of the financial character and interpreting the results thereof। तो आप अकाउंटिंग के अंदर वो हर एक चीज करते हैं जो आपकी बेसिकली बिजनेस के लिए नेसेसरी होती है। आप स्टार्टिंग एक जूनियर लेवल से करते हो, डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। जब एट द एंड ऑफ टाइम आता है तो आपकी बुक्स का प्रॉपर से ऑडिट किया जाता है, हर चीज़ चेक की जाती है कि आपने ठीक वे से किया है या नहीं से। तो बेसिकली अकाउंटिंग के अंदर आप जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, उन्हें रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, उनको समराइज करना और फाइनली एक एनालिसिस करके एक रिपोर्ट रेडी करना और उस रिपोर्ट को अपने यूजर्स तक कम्युनिकेट करना। ये सब आपका अकाउंटिंग का पर्पस है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। आपके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, फीचर्स हैं, वो भी यही सारी प्रोसेस है कि हमारे क्या क्या फीचर्स हैं, तो भी आप यही मेंशन कर सकते हो। एट्रीब्यूट्स क्या है तब भी आप यही मेंशन कर सकते हो। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।